मैंने आपको बता रहा था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमेशा कोई भी यदि रिएक्शन है, यदि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हमेशा इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल भी आपको यही बता रहा है। यदि आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो, ठीक है, यदि आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, यदि किसी भी फैक्टर से आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो, जैसे हमें पता है बेटा, हम लोग बहुत सारे फैक्टर से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। या तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, या कोई इनर्ट गैस मिक्स कर दें, कुछ भी हम लोग क्या करें, ऐसा कोई फैक्टर यूज करें जिससे क्या करें, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल बोलता है, यदि आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, यदि इक्विलिब्रियम को आप शिफ्ट करने की कोशिश करोगे, तो यदि सपोज आपने जो भी फैक्टर से आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करा, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस फैक्टर को नलीफाई करने की कोशिश करेगा। जैसे आपको मैंने सिखाया था, यदि आप प्रोडक्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दो, प्रोडक्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दो, तो कौन इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यदि आपको मैं रिएक्टेंट साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूं, तो रिएक्ट इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या कर रहा है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सिंपल, इक्विलिब्रियम जो है, जिस फैक्टर से आपने क्या किया है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करा है, उस फैक्टर को इक्विलिब्रियम नलीफाई करने की कोशिश करेगा। तो ये स्टेटमेंट था ली चैटेलियर प्रिंसिपल का, और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर हम लोग आगे सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखा दे रहा हूं। इट स्टेट्स दैट if equilibrium is disturbed if equilibrium is disturbed if it states that if the equilibrium is disturbed by any factor by any factor that determine equilibrium, then equilibrium is shift in a direction shift in a direction so that change of effect change of effect may be nullified। आगे समझ में, आप किसी भी फैक्टर से इक्विलिब्रियम में जो भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, इक्विलिब्रियम उसी चेंज को नलीफाई करने की कोशिश करेगा। ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल है। ओके, सपोज मैं ये चेंज करने जा रहा हूँ, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सपोज मैं क्या करूं, सबसे पहले प्रोडक्ट चलो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज कर दूं, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। मैंने इधर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, वो आपने क्या करा, इसको इंक्रीज करा, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसको डिक्रीज करेगा। जस्ट जो आपने फैक्टर किया है उस फैक्टर को नलीफाई करेगा। यदि आपने रिएक्टेंट इंक्रीज करा तो क्या करेगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम करेगा, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। इसका मतलब है रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट ना फॉरवर्ड डायरेक्शन। आ गया ये बात समझ में, बोलो भाई क्या बात है।
आया क्या समझ में? Okay. यदि बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूं तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? प्रोडक्ट बढ़ गया मतलब वो वापस क्या करेगा, प्रोडक्ट को कम करेगा, मतलब रिएक्शन बैक बढ़ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ गए? रिएक्टेंट यदि कम होगा तो क्या हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आ गया फील? नोट कर लो इतना। डन? Yes, sir. यदि आपसे पूछा जाए बोला जाए आपको CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया जाए, तब बताओ डायरेक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और कार्बन सॉलिड का कंसंट्रेशन यदि डिक्रीज कर दिया जाए तो डायरेक्शन बताओ किस डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड तो बैकवर्ड? फर्स्ट केस में बैकवर्ड होगा और सेकंड में फॉरवर्ड। ठीक है, बाकी लोग? देखो बेटा, ये सॉलिड है, क्या सॉलिड बेटा कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फर्क करता है? नहीं करता है ना। तो सॉलिड में क्या होगा, नो इफेक्ट। सॉलिड का एक्टिव मास तो बेटा मान ही लेते हैं, सॉलिड की वजह से कभी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज नहीं होता है। तो सॉलिड को यदि आप चेंज करोगे तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, जबकि क्या करोगे, यदि CO2 को आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, CO2 को इंक्रीज करो तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। ये आया समझ में? ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं, जरा हम लोग दूसरा चेंज करके देखते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम। यदि सपोज हम रिएक्शन में क्या करें, प्रेशर चेंज करें, ठीक है, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, if pressure is increased, then इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा,
equilibrium shift in a direction where number of gaseous moles is less. ठीक है. If pressure is increased, then the equilibrium shift in a direction where number of gaseous moles is less. ये कैसे प्रूव करोगे कि ये ऐसा होने वाला है? देखना बड़ा ध्यान से. ये लाइन हमेशा याद रखना बेटा. यदि आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर आपके गैसियस नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? लेस होंगे. ठीक है. यदि सपोज आप कोई भी इक्विलिब्रियम लिखो, ठीक है, कोई भी यदि इक्विलिब्रियम लिखोगे तो क्या आएगा? सपोज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. करेक्ट. यदि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, अब इसके प्रोडक्ट में आएगा, रिएक्टेंट में आएगा. इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी इन पर डिपेंड करेंगे. अब जिसके नंबर ऑफ मोल्स बेटा प्रोडक्ट में कम होंगे, मतलब ऑब्वियसली क्या होगा? नेगेटिव रिएक्टेंट में ज्यादा हो. प्रोडक्ट में यदि ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि सॉरी, प्रोडक्ट में यदि कम है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा P इक्वल टू nRT से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यदि नंबर ऑफ मोल्स कम है तो प्रेशर भी क्या होगा? उसका कम होगा. क्योंकि देखो, प्रेशर यदि इंक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन यदि इंक्रीज करेगी और इसका पावर कम है, इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा. अब देखो, अब प्रोडक्ट में क्या है? प्रेशर कम हो रहा है. यदि प्रोडक्ट में प्रेशर कम हो रहा है तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होनी चाहिए? वहां शिफ्ट होनी चाहिए जहां पर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कम आएंगे. समझे? इसमें हमें ये समझना होगा कि हमेशा याद रखना कि जहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स गैसियस के कम हो, जैसे सपोज देखना अभी एक, चलो एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है. फिर आप ही बताना कहाँ शिफ्ट होना चाहिए. सपोज A प्लस बी से सपोज AB बन रहा है. ठीक है. तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर है? कम. यहाँ पर है. प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कम है. यदि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर है तो हम लोग इसका इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे? दिस AB अपॉन A इंटू B. करेक्ट. ए, और अब इसको यदि कॉन्सेंट्रेशन को लिखते टाइम, चलो मैं नंबर ऑफ मोल्स में बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम और वॉल्यूम. तो ये वॉल्यूम, एक वॉल्यूम कहाँ चला जाएगा? ऊपर. करेक्ट. यदि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा. इसका मतलब क्या है? प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट क्या हो? कम हो रहा है. तो उसकी कोशिश क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम इंक्रीज करने की. और इंक्रीज करने के लिए कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड. तो रिएक्शन कहाँ पर जा रही? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लेस है. आया समझ में? तो सिंपल इस को याद रखो. और वॉल्यूम क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा? उल्टा. वहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी जहां पर क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस एटम ज्यादा होंगे यदि वॉल्यूम इंक्रीज होगा. आया समझ में? नोट करो इसको. अब यदि ऐसा कुछ है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस will form 2 ammonia gas, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? यदि हम लोग प्रेशर इंक्रीज करें और वॉल्यूम डिक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट
नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कम है, इधर, तो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड। नोट कर लो इसको। डन ये। H2 गैस प्लस I2 गैस, क्या हो रहा है, 2H है गैस। तो बताओ बेटा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कहाँ पर ये रिएक्शन शिफ्ट होगी। इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा। सीधा सीधा आंसर नहीं कर रहे हो यार, तुम लोग कर क्या रहे हो। डेल्टा एन जी कितना है इसका, 0 है। अब यदि कहीं नंबर ऑफ मोल्स कम नहीं है, बराबर है, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करो या प्रेशर डिक्रीज करो, आंसर क्या आएगा, नो इफेक्ट। इस क्वेश्चन को करो। कार्बन सॉलिड प्लस CO2 gas will form 2CO gas. Forward. Which of the following the reaction is forward? Which of the following ऑप्शन देखो जरा। 200 atm and 300 Kelvin। दूसरा ऑप्शन है आपका 100 atm and 300 Kelvin।
थर्ड ऑप्शन है आपके पास 300 एटीएम एंड 300 केल्विन, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 50 एटीएम एंड 300 केल्विन। करो इसका आंसर फास्ट। करेक्ट भाव। बाकी लोग भी आंसर करो। आर्यन ठीक है। देखो अभी क्या देखना है आपको, यदि आपका क्या है बेटा, इस इक्वेशन को देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर कम है, गैसियस मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गैसियस कहाँ कम है, इधर रिएक्टेंट साइड। यदि आप प्रेशर इंक्रीज कराओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। तो आपको क्या कराना चाहिए, प्रेशर डिक्रीज कराना चाहिए। यदि आप प्रेशर डिक्रीज कराओगे तो तो आपका कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। इसका मतलब क्या है, 50 एटीएम पर क्या होगा आपका, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। सिंपल, प्रेशर डिक्रीज कराओ, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। आगे समझ में। अब देखते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट फैक्टर, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या, एंडोथर्मिक। आपको पता है बेटा, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, टेम्परेचर यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है तो अलग अलग तरीके से बिहेवियर शो करेगा। सिंपल, आपको याद होगा तो बताया था मैंने, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर यदि इंक्रीज करोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो क्या होता है, के इंक्रीज होता है। इंक्रीज होगा तो एंडोथर्मिक के लिए याद है ना क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वहीं यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल्टा एच वाला फॉर्मूला बताया ना तुम लोग को, log k1 k2 by k1 is equal to delta h upon r t1 upon t1 minus 1। ये वाला याद है, फॉर्मूला बताया है। log k2 by k1 वाला। ये कुछ बोल ही नहीं रहा आजकल, क्या है, क्या सीन क्या है। ये फॉर्मूला पता है ना जो मैं बोल रहा हूँ, यस सर। ऐसा बता दिया करो।
ब्लैक मतलब शेड कैसे? क्या बोल रहे हो? तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर मैं बोल रहा था कि वो शेड बार बार बीच में आ रहा था ब्लैक वाला, तो अच्छा, ब्लैक बीच में आ रहा है क्या? ठीक है। नहीं। सर आप चैट बॉक्स खोल रहे हैं ना, तो फिर वो बीच आ रहा है सामने। समझ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ एडिशन, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। यदि बेटा आप इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो हम लोग फोर्थ फैक्टर देखते हैं। कोई सोच सकता है इनर्ट गैस को ऐड करने से क्या होगा? देखो, आप जब हम इनर्ट गैस को सर ऐड कुछ करें नहीं तो होना बेटा, चाहिए, इनर्ट गैस तो रिएक्ट करती नहीं है। हाँ रिएक्ट तो करती नहीं, बात तो सही है। अब यदि हम लोग बेटा ऐड करें इनर्ट गैस को, हमें इसमें दो केस देखने पड़ते हैं। या तो हम जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करें, मतलब डेल्टा वी आपका क्या हो, 0, और एक बार एट कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करें। ओके, तो यदि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर यदि ऐड करें, तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एन टोटल यदि इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पी टोटल इंक्रीज होगा। करेक्ट। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वी कांस्टेंट है तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, पी इंक्रीज करने पर एन इंक्रीज होगा। अब यदि हम लोग पार्शियल प्रेशर की बात करें, पार्शियल प्रेशर क्या इंक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एन वन अपॉन एन टोटल इंटू पी टोटल। यदि बेटा पी टोटल इंक्रीज हो रहा है तो एन टोटल इंक्रीज हो रहा है, तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ, कट हो जाएगा। मैं क्या बोल सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और यदि बेटा प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो रिएक्शन कहां पर जाएगी, देयर इज नो इफेक्ट। क्योंकि हमने देखा था यदि प्रेशर चेंज होगा तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां पर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स क्या हो, कम हो। अब इधर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो हम लोग इधर क्या बोलेंगे, देयर इज नो इफेक्ट ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। समझ गए? ये नोट करो ये। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर बेटा पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और पार्शियल प्रेशर यदि कांस्टेंट रहेगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा यदि आप इनर्ट गैस को ऐड करो। तो हमेशा बेटा कभी भी क्वेश्चन में इनर्ट गैस का एडिशन पर आपका इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन पूछे तो हमेशा चेक करो एक आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है या नहीं है। बेटा पार्शियल प्रेशर याद है क्या होता है, योग, यस सर। एक्स मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एन वन अपॉन एन टी इंटू पी टोटल। अब आपको मैंने बताया यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी इज इक्वल टू एन आर टी से क्या बोल सकते हो, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो पी टोट यदि एन बढ़ाओगे तो पी बढ़ेगा, पी बढ़ेगा तो एन, ये वाला फैक्टर क्या हो जाए, कैंसिल आउट। तो हम इधर क्या बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है। अब यदि पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है तो अभी हमने सीखा बेटा प्रेशर इंक्रीज करोगे तो डायरेक्शन वहां शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ गैसेस मोल कम होंगे। अब कांस्टेंट है तो कहां पर शिफ्ट होगा, कहीं पर शिफ्ट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट आ जाएगा। समझा? अब जरा देखें जरा एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग वी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एन। तो यदि पार्शियल प्रेशर की बात करें तो एन अपॉन एन टोटल इंटू पी टोटल। और पी तो कांस्टेंट है, पी टोटल तो बोला उसने कांस्टेंट है, बट एन टोटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
यदि वॉल्यूम यदि इंक्रीज होगा तो एन टोटल इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि देखो गैस बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोल, मोल बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम। तो कम यदि प्रेशर होगा तो कहां पर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, partial pressure decreases, then equilibrium shift in a direction where number of moles is more. Equilibrium लिख नहीं पा रहा हूँ इधर, समझ जाना, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम shift in a direction where number of gaseous moles are more. नोट कर ले इसको। डन ये, नो सर। जल्दी करो। डन अभी। यस सर। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट does not, catalyst does not affect, catalyst does not affect equilibrium, catalyst only change, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, rate of समझ गए क्या ये सब।
तो इस तरीके से ये आपके जो फैक्टर अफेक्टिंग थे, Le Chatelier प्रिंसिपल, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो जरा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, observed molecular weight and observed vapor density of mixture। अभी हम लोग बेटा मिक्सचर की बात करेंगे। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो उस समय क्या होंगे, मिक्सचर्स होगा। और जब मिक्सचर्स होगा तो हमारा मिक्सचर्स का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा और उसका वेपर डेंसिटी क्या होगा, क्या हमें ऑब्जर्व होगा, ये सारी बातें हम लोग अभी करने वाले हैं नेक्स्ट। यदि सपोज आपके पास क्या था, कोई ए से क्या बन रहा था, या मैं बोल दूं ए एन से क्या बन रहा है, एन ए बन रहा है। ओके, तो इधर सपोज इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था ए, या मैं ऐसे बोल दूं इसका इनिशियल मोल्स कितने थे ए, तो इससे क्या होगा, कुछ एक्स कम होगा, या एक्स को अल्फा के टर्म्स में लिखूं तो क्या हो जाएगा, कुछ ए अल्फा कम होगा, और इधर क्या होगा, कुछ एन अल्फा फॉर्म हो जाएगा, या मैं बोलूं कुछ एन ए अल्फा फॉर्म हो जाएगा। करेक्ट। तो अब ये देखो इनिशियली बेटा इसमें क्या था, एट टी इज इक्वल टू 0, ये ए मोल था, एट टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम क्या है, ये है। तो इक्विलिब्रियम पर कितने मोल ऑब्जर्व होंगे, यदि मैं बोलूं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन ऑब्वियसली एट इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट वो हो जाएगा ए इंटू एम टी एच, या सिंपल इधर मॉलिक्यूलर वेट हटा दो, इधर क्या लिखो, वेट ऑफ ए एन अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व। तो वेट क्या हो जाएगा उसका, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल, जितना उसका थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट है उससे आपका क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ए एन आ जाएगा, तो एम अपॉन एम इंटू टी एच हो जाएगा। और टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पर, इन सबको ऐड कर दो, ऐड करके क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या आ गया आपका, मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व। उस समय यही मिक्सचर होगा, तो इससे ये क्या निकल के आ जाएगा। यदि इसमें कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ लो, हो सकता है थोड़ा स्टार्टिंग में मिस कर दिया हो तुम लोग ने। ए से ए कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा, एम टी एच, इधर कितना आ जाएगा, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या निकाल लेंगे, मिक्सचर निकाल लेंगे, जो कि आपको इक्विलिब्रियम पर ऑब्जर्व होगा। नोट कर लो इसको। सर वो शेर
बेटा वापस से समझाने लायक इसमें कुछ है नहीं वैसे तो, बट फिर भी देख लो एक बार। जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन है वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर बेटा उसके कितने मोल ऑब्जर्व हो रहा है अपॉन मॉलिक्यूलर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अब यदि आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और यही ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो वेट जो जितना मास बेटा आपने लिया था वो तो चेंज होने नहीं वाला है, वो वेट ऑफ एन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो ये वेट क्या हो जाएगा, जो उसका थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट इनटू नंबर ऑफ मोल्स जो इनिशियली ए दे रखे हैं तो ए इंटू एम टी एच लिख दिया, अपॉन टोटल मोल्स क्या है ये है, इनका एडिशन करके लिख दिया, ए से कैंसिल आउट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। आया समझ अभी? Yes. नोट करो इसको फास्ट। Done, sir. Done। अब जरा हम लोग देखते हैं वेपर डेंसिटी क्या होता है, ये तो आपको पता है। देखो अब दो टाइप की वेपर डेंसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। कैपिटल डी क्या है, वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी विदाउट डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी विदाउट डिसोसिएशन, वो क्या हो जाएगा, एम ए एन बाई 2। ओके, और एक स्मॉल डी है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, वो क्या हो जाएगा, उसको स्मॉल डी से लिखते हैं, और वो क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट। तो जो हम लोग ने कैलकुलेट करा था अभी मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व, इसको हम लोग मिक्सचर भी बोल सकते हैं, मिक्सचर इज इक्वल टू एम ए एन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ थ्योरेटिकल प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। तो इसको मैं इसके नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। ये क्या हो जाएगा, इस मिक्सचर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल डी, इसकी जो कैपिटल डी, इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। एक तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, और एक हम लोग क्या करते हैं, इस अल्फा को सिंप्लीफाई करके क्या आ जाता है, डी माइनस डी डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो इसमें हमें कोई भी एक्चुअली में देखा जाए तो बेटा कोई भी फॉर्मूला हमें याद नहीं करने की जरूरत है, हम लोग ने सिंपल डेरिवेशन करके ये सॉल्व कर लिया है। बट याद रख लोगे तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा समय बच जाएगा आपका, नहीं भी रखोगे तो चलेगा।
डन, लास्ट पेज लिख लिया था, लास्ट तो लिख लिया, हो गया। करो जरा इस क्वेश्चन को। द वेपर डेंसिटी, द वेपर डेंसिटी, the vapor density of a mixture, vapor density of a mixture, ये लो पिछला स्लाइड देख लो। राहुल आज क्लास कर रहा है? हाँ सर। कैसे? इतने दिनों बाद क्लास किया है, मतलब फिजिकली वैसे ज्वाइन तो करता ही था। हो गया, मतलब जल्दी ऑफलाइन होने वाला है। सबके नोट्स देखूंगा। जरा तुम लोगों ने एक महीने में कितनी मेहनत करी है। वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर containing NO2 and N2O4 is 38.3 at 33 degrees C. Calculate the number of moles of NO2 if 100 gram of N2O4 were taken initially. करो इसको फास्ट। पॉइंट 3 समथिंग तो नहीं आ रहा है राहुल? क्या किया तुमने सबसे पहले? देखो है क्या एक्चुअली में इधर, N2O4
क्या हो रहा है, 2NO2 गैस, करेक्ट। अब आपको क्या, ये देखो N2O4 से क्या मिल रहा है, 2NO2 गैस। अब यदि इस तरीके से क्या, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड NO2, NO2O4, NO2 एंड NO2O4 कंटेनिंग इज दिस, वेपर डेंसिटी आपको गिवन है मिक्सचर का, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर गिवन है 38.3। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, जो कि 2 इंटू 38.3, क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2 क्या होता है, वेपर डेंसिटी, तो इंटू मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो ये 76.6 क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। अब इससे बेटा कितने डिसोसिएट हुआ, कितना इनिशियली था, ये सब हमें कैसे पता चलेगा, इफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इफ 100 ग्राम ऑफ N2O4 वर टेकन इनिशियली। अब इसके 100 ग्राम है, इसका मतलब मेरे को इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, करेक्ट। और मोल्स निकालने से पहले कितना डिसोसिएट हुआ वो निकालना चाहिए, क्योंकि हमें क्या आता है, हम लोग को बेटा ये रिलेशन जरूर आता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल, और इससे क्या हो जाएगा, 1 से कुछ अल्फा कम हो जाएगा, 2 अल्फा बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, सीधे लिख सकता हूँ 1 प्लस अल्फा। तो मिक्सचर का मेरे को 76.6 पता है, थ्योरेटिकल क्या हो जाएगा, N2O4 का निकालोगे तो 92 आ जाएगा, 92 प्लस 1 प्लस अल्फा। तो 1 प्लस अल्फा से आप 76.6 करके अल्फा कितना आ जाएगा 0.2, करेक्ट। अब कितना दे रखा है बेटा ये 100 मोल्स, अब सॉरी 100 ग्राम, 100 ग्राम दे रखा है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे इसके 100/92, करेक्ट। और 100/92 क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2, मतलब ये, मतलब बेसिकली ऐसे करो, यदि इसका A होता तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, A अल्फा, इसको क्या हो जाएगा 2A अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, A तो ये हो गया, इंटू 2 इंटू अल्फा कितना है 0.2, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 40/92, दैट इज इक्वल टू 4.35 समथिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। डन, लिख लिया बेटा, अपने से ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए आप लोग से अभी। अब देखो जरा नेक्स्ट टॉपिक, simultaneous equilibrium। simultaneous equilibrium
साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? देखो, यदि आपका कोई भी इक्विलिब्रियम है, अब इसमें क्या होता है बेटा, अभी तक क्या हो रहा था, एक कंटेनर के अंदर एक रिएक्शन हो रही थी और उसमें उसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। बट इधर क्या होने वाला है, एक कंटेनर के अंदर सपोज बेटा एक से ज्यादा रिएक्शंस हो रही हैं और उसमें एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। और खास बात क्या है, उस एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम में कोई एक या एक से ज्यादा स्पीसीज क्या है, कॉमन हो। यदि उसमें एक या एक से ज्यादा स्पीसीज यदि कॉमन हो, तब उस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ये ओवरव्यू समझ में आया? क्या बोल रहा हूँ फिर से एक बार सुनो। कोई भी कंटेनर में बेटा एक से ज्यादा, एक दो या दो से ज्यादा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहे हो और उसमें एक या एक से ज्यादा स्पीसीज यदि कॉमन है, तो उनका उन, उनका जो बेसिकली उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। जैसे सपोज देखना, यदि इस कंटेनर के अंदर बेटा इस तरीके से कोई P से Q प्लस R एक रिएक्शन हो रही है और दूसरा क्या Q से सपोज कोई S प्लस T हो रहा है, तो इधर पे बेटा ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है। ये इधर इस एक कंटेनर के अंदर दो इक्विलिब्रियम हो रहे हैं और उन दोनों इक्विलिब्रियम में बेटा एक स्पीसीज क्या है, कॉमन है। यदि इस तरीके का यदि अरेंजमेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। आया क्या समझ में? अभी और आएगा समझ में, मैं पहले स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। if in if in any container if in any container there are two or more there are two or more equilibria existing simultaneously, involving one or more than one common species if in any container there are two or more equilibria existing simultaneously, यही बताया था मैंने, involving one or more than one common species। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब यदि बेटा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, then in both और ऑल, यदि ये दो हो रहा है तो बोथ या ऑल, जितने भी है, बोथ इक्विलिब्रियम concentration of common species इतना सा थ्योरी है बेटा, बाकी सब अपने से सोचना है। is the total concentration of that species
of that species due to all the equilibria under consideration. समझ में आ गया क्या ये स्टेटमेंट? सपोज ये है, देखना अभी लिखना बंद करो, सिर्फ समझो, टाइम दूंगा। ये सॉलिड है कोई, ठीक है, उससे सपोज एक्स गैस बन रहा है और कोई वाई गैस है, ओके। और ये जो कोई बी सॉलिड है, उससे क्या हो रहा है, उससे कुछ जेड गैस बन रहा है और कोई वाई, इससे भी वाई गैस बन रहा है। तो वो क्या बोला कि यदि इस तरीके के एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम यदि स्टैब्लिश हो रहे हैं और उसमें एक से ज्यादा कॉमन स्पीसीज है, तो उन कॉमन स्पीसीज का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो वो क्या होगा, टोटल टोटल जो जितना टोटल प्रेजेंट होगा वो कॉमन स्पीसीज, वो कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, यदि सपोज टी इज इक्वल टू जीरो, ये सपोज ए है और इनिशियली ये जीरो, एट टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, इससे कुछ ए माइनस क्या होगा, ए माइनस एक्स होगा। तो ये, सॉरी एक्स तो है, ए माइनस कुछ टी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी और टी बनेगा, करेक्ट। और इसका सपोज इनिशियल एट टी इज इक्वल टू बी जीरो है, जीरो, तो एट टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, ये क्या होगा, कुछ वी से कुछ कम हो जाएगा, वी, और इधर वी और वी बनेगा। बट उसने बोला इधर से क्या टी बन रहा है, इधर से क्या वी, बट ये यदि एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, इन दोनों की रिएक्शन तो कॉमन होगी, हमें तो कंटेनर की बताना होगा, तो वो किसके बराबर होगी, दोनों पर, इन दोनों के सम के बराबर होगी। आया समझ में क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? नोट कर लिया इतना? यदि इस रिएक्शन का K1 देखा लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, ये तो सॉलिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या आ जाएगा, T प्लस बी प्लस टी, और इसका इसका सपोज K2 है तो इसका क्या आ जाएगा, V इंटू बी प्लस टी, क्योंकि इसमें भी solid है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का यूज करेंगे, इतना हमें ध्यान रखना होगा। नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे उसमें से और समझ। डन।
102 gram 102 gram of solid NH4HS is taken in the 2 liter evacuated flask at 57 degrees C following the equilibrium two equilibrium exist simultaneously NH4HS solid NH3 gas plus H2S gas NH3 gas half N2 gas plus 3Y2H2 gas इसमें बोला गया है 1 mole of solid decomposes to maintain both the equilibrium and 0.75 mole of H2 0.75 mole of H2 was found at the equilibrium then find equilibrium concentration of all the species and Kc for both the reaction बेटा देखने में बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है क्वेश्चन नॉर्मल है करो इसको ट्राई नहीं होगा मैं बताऊंगा
हो रहा है किससे? देखो मैं बता रहा हूँ, वहां पे आंसर सही तो नहीं है। देखो जरा कैसे अप्रोच करना है मैं बताता हूँ, बड़े ध्यान से पढ़ना। एक लाइन तो ये बड़े ध्यान से पढ़ना है, 1 मोल ऑफ सॉलिड डिकम्पोजेस टू मेंटेन द एक्टिविटी। मतलब इस ये NH4 HS का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा होगा? 51। इससे जो मोल निकाले हुए उससे कितना आएगा? 2 मोल्स आएंगे इनिशियली, बट 2 मोल्स से ये तो T इक्वल टू 0 पर है, एट T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम। वो बोला कि इस सॉलिड के 1 मोल आपके क्या हो रहे? डिकम्पोज हो रहे। यदि 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है, 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो 2 - 1 और इसके 1 और 1 हो जाएगा। करेक्ट। फिर क्या है, इसके 1 मोल होंगे बेटा, ठीक है, यहाँ थोड़ा जगह कम है, ये लिख दे रहा हूँ। इसके कुछ 1 से कुछ x कम होंगे, और इसके x/2 और इसके 3x/2 फॉर्म होंगे। करेक्ट। अब आपको पता है बेटा, जब यदि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, जितने इसके मोल होंगे वो टोटल मोल्स के बराबर ही होते हैं, तो इसके कितने हो जाएंगे? इसके भी आपके 1 - x होंगे। करेक्ट। बस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का इतना ही काम, और कोई काम नहीं। क्लियर है? इसका क्या होगा? 1 - x, इसका 1 - x। और हमें कुछ भी नहीं सोचना है। और क्या दे रखा है? बोथ इक्विलिब्रियम में मेंटेन एंड 0.75 मोल ऑफ H2 वर फाउंड। 0.75 मोल ऑफ H2, इसका मतलब है 3x/2 की वैल्यू कितना दे रखा है? 0.75 मतलब 3/4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.5। करेक्ट। x इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। अब बेटा Kc1 क्या होगा? Kc1 होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। 1 है, सीधे लिख दो। ये कितना है? 1 - x, इसको 1 - x। और इसका कितना है? ये तो सॉलिड है तो 1 है। करेक्ट। और तो कुछ करना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा इसका? बेसिकली कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूं मैं? ये मोल्स है। हाँ, मोल्स है बेटा। 2 लीटर वॉल्यूम, तो मोल को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका कौन, ये तो मोल्स में बात कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? मोल्स अपॉन वॉल्यूम 1 - x/2। और इसका ये भी, इसके भी 1 क्या आ जाएगा? हाफ। इसी सॉलिड, तो ये क्या हो गया? हाफ। तो इधर टोटल कितना आ गया? 1/8। तो इस तरीके से वॉल्यूम को कंसीडर करना पड़ेगा। वॉल्यूम नहीं किया था इसलिए तुम्हारा गलत आ रहा था। आगे समझो Kc1। Kc2 क्या होगा? Kc2 भी सेम तरीके से क्या हो जाएगा? 3x की वैल्यू में 1/2 डाल दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा? 3/4। और एक वॉल्यूम v से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? 3/8। और उसका पावर कितना हो जाएगा? 3/। इधर क्या हो जाएगा? एक वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा तो x/4 और 1/8, ये क्या है? 1/8 का पावर। हाँ, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये 1 - x, 1/2, और एक वो तो 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना क्या आ जाना है? जो भी आंसर आए वो आंसर आ जाएगा। इससे आ जाएगा आपका 3 to the power 3/2 divided by 16।
नोट करो इसको ठीक से। आया क्या समझ में? एड्रेस करो, देखो जरा कितने लोगों को समझ में आया। एड्रेस करो सभी लोग, जिसको जिसको समझ में आया। और किसी को समझ में ही नहीं आया है ना? और बाकी लोग क्या कर रहे हो? 5 लोग बस। नहीं समझ में आया तो भाई पूछ लो। डन ये दिख रहा है कोई? चलो इस क्वेश्चन को करो जरा। In an experiment, starting with 1 mole of ethyl alcohol, 1 mole of acetic acid, and 1 mole of water, at T degrees C. The equilibrium mixture on analysis shows that 54.3% of of acid is esterified. Calculate the equilibrium constant of this reaction. करो इसको।
हुआ किसी से? जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ इसमें थोड़ा सा, तो इसके बाद इसको अटेम्प्ट करना। क्या बोला गया है इन एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ इथाइल एल्कोहल। ओके, आपके पास इथाइल एल्कोहल है जिसका 1 मोल है इथाइल एल्कोहल CH5OH लिक्विड, और इसका आपका इनिशियल 1 मोल दे रखा है। एंड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड मतलब CH3COH, इसका बेटा आपको 1 मोल दे रखा है। ओके, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा एट टेम्परेचर T0। इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज ऑन एनालिसिस शोज कितने परसेंट एसिड इज एस्टरिफाइड। इसका मतलब बेटा इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगी, और इतना परसेंट इसका मतलब क्या है, ये आपका अल्फा हो गया या एक्स बोल सकते हैं इसको, करेक्ट, क्योंकि इसमें 1 इससे क्या बनेगा, ईस्टर एस्टरिफिकेशन होगा तो ईस्टर बनेगा C+5 प्लस H2। और बोला इतने परसेंट में, इसका मतलब इससे 0.543, इससे भी क्या होगा 0.543 कम होगा, और इसका 0.543 और इसका 0.543 कम। ठीक है, और एक चीज और गिवन है बेटा, 1 मोल, इसका 1 मोल गिवन था, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.543। अब आपसे क्या पूछ रहा है कांस्टेंट, इससे आसान सवाल थोड़ी आपको कोई पूछ लेगा, कोई नहीं पूछेगा भाई। क्या हो जाएगा, क्या इक्विलिब्रियम हो जाएगा बेटा, ईस्टर concentration of ester into concentration of H2 divided by concentration of acid and alcohol, करेक्ट। तो ये कितना होगा, ईस्टर की कौन से सारे के सारे बेटा लिक्विड फेज में, सारे के सारे लिक्विड फेज में, तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि किसी का एक्टिव मास 1 ले लें, यदि सारे के सारे यदि आपके बेटा इसमें है, सारे के सारे यदि आपके एक ही सेम फेज में है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई लिक्विड 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 सारे हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना ऑब्जर्व हो, उनकी कॉन्सेंट्रेशन के में चेंज ऑब्जर्व होगा, और यदि ऑब्जर्व होगा तो क्या होगा, हमें उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो बस जस्ट सिंपल कर दो, ईस्टर है तो ईस्टर का कितना हो गया 0.543, इसका 1.543 डिवाइड बाय ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 0.457 और 0.457, इसको सॉल्व कर दो तो 4 के आसपास आएगा। हैंड रेस करो, ये कितने लोगों ने सही करा था, मतलब आंसर नहीं निकाल पाए
प्रोसीजर सही था इधर, मतलब कम से कम 80% अटेम्प्ट कर लिया था। ऐसे कितने लोग हैं जो एकदम आराम कर सकते हैं? क्वेश्चन ही नहीं लोग पर रीड करा हमने। 50%? 2 लोग, 3 लोग। ओके, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन एकदम आसान है। ये करो, नेक्स्ट। वेरिएशन वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के with temperature T is given by want of equation log K is equal to log A minus delta H naught by 2.30 RT। ये आपको इस तरीके से ग्राफ भी बना के दिया, P वर्सेस 1/P। ये P पॉइंट होगा log K वर्सेस, ठीक है। और ग्राफ बिटवीन log K and T, log K is 1/P was straight line as shown in figure। Having theta is equal to tan inverse 0.5 and OP, ये पॉइंट O था, ये पॉइंट P था। OP is equal to 10। calculate first delta H naught
स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन A the exponential function equilibrium constant at K at 300 Kelvin. करो इसको फास्ट। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है इस इक्वेशन के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। बता दूं मैं, किसी का आया फर्स्ट पार्ट डेल्टा एच नॉट? लॉग के का वैल्यू पता कर सकते हैं हम लोग। ये सिंपल, ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन है। जो m आपको दे रखा है, ये दे रखा है। तो एक्चुअली में इसको आप इसको इसके फॉर्म में देखो तो ये क्या है, लॉग के क्या है, y m की वैल्यू क्या आ गया, m की वैल्यू आ गया आपका माइनस डेल्टा एच नॉट 2.303 r और c कितना है आपका लॉग ए। तो आपको क्या गिवन है, c गिवन है 10, तो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग ए। तो ये हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर 10। तो पहला ये वाला तो हो गया 10 टू दी पावर 10, करेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? आया ना समझ में कैसे कंपेयर करना है? सब कुछ गिवन है, आप लोग कंपेयर नहीं कर पा रहे हो यार, पता नहीं क्या कर रहे हो आज।
ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हमने c को कंपेयर कर दिया और हमने a की वैल्यू निकाल दी। अब हम लोग क्या करेंगे, m से कंपेयर करेंगे। m क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा कितना दे रखा है आपको, 0.5। तो ये एक्चुअली में क्या है, 0.5 इज इक्वल टू, और स्लोप नेगेटिव है तो माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो 0.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर। आर की वैल्यू क्या होगी, 8.314, और टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर तो होगा ही नहीं ना, बस इतना ही है। तो इधर से क्या आ जाएगा आपको, डेल्टा एच निकल के आ जाएगा। डेल्टा एच नॉट कितना कैलकुलेट होके आएगा, ये आ जाएगा आपका 9.574 जूल मोल इनवर्स। ये डेल्टा एच नॉट आ गया। अब आपके पास बेटा डेल्टा एच नॉट है, इसकी वैल्यू है, ओके। और आपको क्या निकालना है, अगले में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये निकालना है। टेम्परेचर पता है 300 केल्विन, नहीं निकाल पाओगे, करो इसको। कितना आ जाएगा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये यूज करो, लॉग के इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग ए माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी। लॉग के हमें निकालना है, इसकी वैल्यू आपको पता है 10 है, माइनस डेल्टा एच आपने निकाला है, डेल्टा एच अपॉन आर की वैल्यू कितनी थी, 0.5, करेक्ट। इधर क्या हो जाएगा आपका 298। बस इसको सॉल्व करोगे तो जो के निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 9.96 इंटू 10⁻9। एक पार्ट इसमें डी पार्ट हम लोग और कर सकते हैं, के एट 900 केल्विन if delta H naught is independent of temperature। यदि ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है तो डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, करेक्ट। तो डेल्टा एच नॉट यदि इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हो जाएगा तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, log k2 by k1 is equal to delta h upon 2.303 r 1/t1 minus 1/t2, जो मैंने स्टार्टिंग में बोल रहा था, ये फॉर्मूला हम लोग लिखे थे। ये फॉर्मूला बेटा इसी इक्वेशन से क्या होता है, ड्राइव होता है। इसको यदि k1 के लिए एक इक्वेशन लिख लो, k2 के एक इक्वेशन लिख लो, ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो कांस्टेंट होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है। बस इसका यूज करके आप क्या कर लोगे, आपको के बेटा 300 पे पता है, 900 पे निकालना है, तो k2 आपको निकालना है, k1 आपको ये दे रखा है 9.96 इंटू 10⁻9। डेल्टा एच की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो, कितना 9.574, 2.303, आर की वैल्यू 8.314 इंटू 1/t1 कितना हो जाएगा, t1 आपका 298 और ये कितना हो जाएगा आपका 798। 300 ही दे रखा था ना, 300 केल्विन और सीधे 900 केल्विन, बस ये कर लो। आया समझ में,
तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली अब आप लोग ए फेज बी फेज का कोर्स बराबर हो गया है। अब आप लोग की क्लास साथ में ही चलेगी, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो साथ में होगी, तो उसमें मैं आपका पी ब्लॉक कंटिन्यू करूंगा। इसको नोट कर लो, जिसका हो जाए वो लीव कर सकता है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए बाय बाय बाय, थैंक यू।